मनीष जी, एक तरफ भाजपा का जन जागरण चल रहा है वक्फ पर, दूसरी तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष का जन जागरण चल रहा है। वो अपने ढंग से जन जागरण कर रहे हैं, ये अपने ढंग से जन जागरण कर रहे हैं। दोनों जागरण में लग गए हैं अब। और 5 तारीख को सुनवाई है फिर अगली सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ को लेकर। क्या तस्वीर समझ में आ रही है? आज भी समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सारे लोग शामिल हुए दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच पर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा विपक्ष जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संग आज शामिल हुआ विरोध प्रदर्शन में। ये इनका संवैधानिक हक है, लेकिन अगर वो इस विरोध प्रदर्शन में ये बताते कि इस वक्त से मुस्लिम जनता का या भारत की जनता का आज तक क्या फायदा हुआ है, जो इस कानून के आ जाने के बाद से, या भाजपा चाहती है कि ये फायदा मुस्लिम जनता का या भारत की जनता का ना हो, तो वो समझने का, सोचने का प्रश्न हम लोग को भी करना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए विरोध करोगे कि ये शरीयत के अगेंस्ट में है, तो शरीयत से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को इवेल्युएट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना होगा कि इसके लॉ एंड ऑर्डर में या इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी। क्या उससे ऐसी कुछ आय हो रही है जो रुक जाएगी? क्या मुस्लिम भाई बहनों के अस्पताल बंद हो जाएंगे? क्या स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या रोजी रोटी बंद हो जाएगी? नहीं तो फिर ये अवैध कब्जे की श्रेणी में जो है उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कौन सा संविधान रोकता है? क्या विपक्ष आज ये बता सकता है कि इस कानून के आ जाने से कौन सी ऐसी सुविधाएं जो लोगों को अच्छी मिल रही थी वो बंद हो जाएंगी? एक अच्छा डेटा नहीं है, एक जनता के फायदे का डेटा नहीं है। लेकिन जब डेटा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करना है, ये कहते हुए कि वो जो भी ला रहे हैं हम इसके विरोध में हैं, तो ये उनका संवैधानिक हक है। जब तक वो संविधान के दायरे में करेंगे तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो संविधान के दायरे को लांघेंगे तो कोर्ट को और सरकार को पूरा अधिकार है अपनी कार्रवाई करने का। और इसका आप उदाहरण देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां आपने 3 चीजें गिनाई जो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जनता बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो ये समझ रही है उसका हित किसमें है। ये चीजें समझनी पड़ेगी और मुझे लगता है आज मुस्लिम भाई इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। फरहत अली खान साहब, बताया जा रहा है कि ये इस्लाम पर हमला है, ये मुसलमान पर हमला है, ये शरिया पर हमला है, ये मुसलमान की धार्मिक आजादी पर हमला है। इतने सारे हमले हो गए, पता ही नहीं लगा। नहीं, देखें अमिताभ जी, अभी जैसे भाई हमारे कह रहे थे, हम लोगों को बुरा कहा लग रहा है। हम पक्ष में हैं वक्फ बिल के जो सरकार ने पास किया है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, जैसे हमारे भाई ने कहा कि देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा, बस ये मुसलमानों को बात खलती है। वो देश शरीयत से चलाने की बात नहीं करते, वो अपने मुसलमानों को शरीयत से चलाने की बात करते हैं। अब आ जाते हैं कि मुसलमानों को कहाँ नुकसान है। देखें, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड जो बिल पारित हुआ है उससे कहीं नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लेकिन जो मुसलमानों के इमाम बन जाते हैं, जो मुतवल्ली बन जाते हैं, जो पीर साहब बन जाते हैं, जो गरीब मुसलमानों से मजहब के नाम पर चंदा या खैरात ज़कात इकट्ठी करके अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोठियां बना लेते हैं, वहीं पर ऐसा होता है कि कुछ जिनके यूजर्स नहीं होते और बड़े लोग होते हैं, अगर वो वक्फ कर जाते हैं तो ये वक्फ बोर्ड जो है उस यूजर का कभी कोई परेशान हाल नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या वो उससे दवाई भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन जब वो मर जाता है तो तीसरे दिन ये एक वो लेके पहुंच जाते हैं लेटर कि ये वक्फ कर दिया गया था रामपुर में। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। जैसे आप सब लोग इस पे कई बहस कर चुके होंगे कि वक्फुल अल्लाह जो प्रॉपर्टी होती है ना वो बेची जा सकती है, मदनी साहब कह रहे थे, ना वो खरीदी जा सकती है, ना उसमें कोई तरमीम हो सकती है। जैसे ईदगाह शहर में आ गई है, वो 100 करोड़ की हो गई है, तो हम उसको बेच के इस 100 करोड़ रुपए की 50 बीघे जगह ले लें, तो ऐसा भी वक्फ में नहीं है। हुआ ये कि इन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे बड़ी बड़ी कोठियां बना ली
मात्र 5 रुपए का किरायानामा दे करके। आज तकलीफ उनको ये है कि जिस दुकानदार से हम 25,000 रुपए महीना किराया लेते थे और 2,500 रुपए की वक्त की रसीद देते थे, हमारे 22,500 रुपए खत्म हो गए। इतना बड़ा चैनल है। एक बात कहता चलो, मैंने कई बार कही है कि अगर हमें 50 साल कोई किसी के मकान पे हम किराए पे रहते हैं और वो कभी कोई तकलीफ नहीं देता, वो जब अपना मकान किराए से खाली कराना चाहता है, उसका परिवार बढ़ गया, तो हम कोर्ट का या बाहुबल का सहारा लेते हैं। यही वक्त बोर्ड माफिया इस वक्त में धरने, प्रदर्शन और इतनी बड़ी बड़ी तालकटोरा जैसे स्टेडियम या जहां पर भी हो रही है सभाएं करके हम लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं, भटकाते हैं। और अगर हम जैसे लोग, फरहत अली खान जैसा आदमी आवाज उठाता है कि नहीं, सरकार की आवाज सही है, ये अल्लाह की वो लाठी है जो वक्फ माफियाओं के सर पर कानून बनकर आई है, इससे गरीबों को फायदा होगा, तो उसे एक शब्द कह देते हैं कि ये काफिर हो गया, ये मुशरिक हो गया। इसको आरएसएस या कोई दूसरे इसको पैसा भेजते हैं, तो सच बोलने वालों को तो बिल्कुल अलग कर देते हैं, सर कलम की वो दे देते हैं। तो हम लोग जो है गरीब मजदूर, ठेले वाले, चूना करने वाले, सब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। रत्नाकर जी, अभी सबसे बड़ी आजमाइश सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से तो तनातनी भी बहुत हो गई इस दौरान। क्या 2-2 हाथ करने की मुद्रा है, कॉलर कफ समेट रहे हैं सब, इधर वाले भी उधर वाले भी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी विष्णु जैन से, जब वो अपनी पिटीशन पर बहस करने चाह रहे थे तो उन्होंने कहा भाई आप क्या चाहते हो, वैसे उधर वाले नाराज हैं, आप चाहते हो मैं और ऑर्डर कर दें, तो और हम पर वैसे तोहमत लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नोटिस कर रहा है कि उस पर आरोप लगाए जा रहे। एक विषय ये, जो सवाल उठा रहे लोग उनके पास अपने तर्क हैं, और इसके बीच में उसी सुप्रीम कोर्ट को वक्फ पर सुनवाई करनी है 5 तारीख को। रत्नाकर जी, मामला थोड़ा कैड़ा हो गया नहीं? जी अमिताभ जी, देखिए, बात जहां तक सुप्रीम कोर्ट की है, न्यायपालिका की है, विधायिका की है या फिर कार्यपालिका की, देश के संविधान में ये तीनों स्तंभ हैं और तीनों के अपने एक सीमाएं होती हैं और अपनी मर्यादाएं होती हैं और अपना एक जो है उनका एक अपना एक विभाग होता है, उस विभाग के तहत वो जो है काम करता है। लेकिन अगर कोई भी, जैसे न्यायपालिका हुआ, अगर विधायिका के कार्य क्षेत्र में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से विधायिका के लोग जो है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और विधायिका के लोग जो है वो न्यायपालिका के अगर कार्य क्षेत्र में ऑब्जेक्शन करेंगे तो न्यायपालिका भी उस पर ऑब्जेक्शन करेगी। तो इस तरह के सबके कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं और एक दूसरे पे जब आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश का जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे पे ये चोट के समान है। देखिए, न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के तहत वो कानून को रद्द करने का उसको अधिकार है, लेकिन किस कंडीशन में है? जब उसके मौलिक अधिकारों का, किसी के भी मौलिक अधिकारों का विधायिका द्वारा हनन किया गया हो और कानून बनाया गया हो, तब वो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। लेकिन आपने देखा कि 370 में भी हम लोगों को न्यायपालिका से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, सीए में भी नहीं आया, तमाम जो है हमने कानून बनाया उसमें नहीं आया। इसमें भी हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि नहीं आएगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको न्यायपालिका देख रही है, वो भी हम जानते हैं कि हम जब अपने फैक्ट्स उनके सामने रखेंगे तो न्यायपालिका हमारी बातों को मानेगी। जैसा कि आपने अभी जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने जो कानून बनाया है उस कानून में कहीं भी खामियां मिल जाए तो वो इस्तीफा दे देंगे, वो बतौर सांसद जो है वो इस्तीफा दे देंगे। ये वक्तव्य अपने आप में दर्शाता है कि ये जो कानून संशोधन, जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, वो सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के भलाई के लिए लाया गया है, वो किसी दूसरे के भलाई के लिए नहीं, ईसाई, सिख धर्म, हिंदुओं के भलाई के लिए नहीं, सिर्फ जो गरीब मुसलमान हैं, जो इस वक्त के माध्यम से, जिन लोगों ने, 2 तरह के लोग हैं इस देश में, जो एक तो राजनीतिक तुष्टीकरण करके इससे फायदा ले रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं, जैसा कि खान साहब ने बताया
की संपत्तियों पे कब्जा करके और अपनी जेबें भर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान खुश है क्योंकि वह जानता है कि वक्फ बोर्ड ने उनको अभी तक कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई है, और जब ये लागू होगा तो निश्चित रूप से संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड, उसका फायदा जो मिलेगा वो आम जनता को मिलेगा, गरीब मजलूम जनता को मिलेगा। देखिए, ठीक है रत्नाकर भाई, दोबारा में आएंगे, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का भी बहुत स्वागत है। मैं सोच रहा था, मुन्ना भाई आ रहा होगा, मैं सोच रहा था कि जब वक्फ का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मेरी छोटी बुद्धि ये कह रही थी कि इसमें पहला कदम शायद यही होगा सुप्रीम कोर्ट का कि वक्फ किस लिए है, इसकी व्यवस्था किस लिए है, व्यवस्था कहाँ कौन करता है ये तो सबको पता है, व्यवस्था किसके लिए है, यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, वंचित मुसलमान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट पहले ये कहेगा कि हम ये तो जान ले ये व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक व्हाइट पेपर मांगना पहली शर्त होती कि अब तक वक्फ से यतीमों के लिए, मजलूमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कितने कल्याणकारी काम हुए, उनकी एक सूची तो होती कम से कम सामने, अदालत के सामने भी होती और देश के सामने भी होती। हो सकता है वक्फ ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हों जो लोग ना जान पा रहे हों, सूची तो लाओ, और सूची आ जाएगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन कितने पानी में खड़ा है, कितने अस्पताल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने स्कूल, कितने स्टेडियम बनवा दिए, ये पता लग जाएगा। या किराए का ही खेल है केवल वक्फों में, किराए में लेना देना, रसीद और उसमें झूलना है ये विषय। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला